चाइना ने अपने वैज्ञानिकों को आखिर क्यों कहा है कि अमेरिका मत जाना एक बड़ा खतरा है। वहीं दूसरी तरफ चाइना ने बदला लेने का ऐलान भी किया है और इन सब के बीच में भारत ने बनाया है दुनिया का पहला रडार। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट दी है कि चीनी सरकार ने अपने शीर्ष कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई के उद्यमियों और शोधकर्ताओं को अमेरिका की यात्रा से बचने की हिदायत दी है। इसका कारण यह है कि सरकार को डर है कि ये विशेषज्ञ विदेश यात्रा के दौरान चीन की टेक्निकल तौर पर जुड़ी गोपनीय जानकारियां लीक कर सकते हैं या अमेरिका में उसे हिरासत में लिया जा सकता है। यह निर्देश उन अधिकारी और विशेषज्ञों से परिचित लोगों के हवाले से दिया गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि एआई और रोबोटिक्स जैसे रणनीतिक रूप से संवेदनशील उद्योगों के प्रमुख चीनी कंपनियों के अधिकारियों को अमेरिका या उसके सहयोगी देशों की यात्रा करने से बचने के लिए कहा गया है जब तक कि ये बेहद जरूरी न हो। जो अधिकारी फिर भी यात्रा करना चुनते हैं उन्हें जाने से पहले अपनी योजनाओं की रिपोर्ट देनी होती है और लौटने पर यह बताना होगा कि उन्होंने क्या क्या किया, किन किन लोगों से मुलाकात की। उदाहरण के तौर पर चीनी एआई स्टार्टअप डीप सीक के संस्थापक लियांग वेंगफेन ने फरवरी 2025 में पेरिस में होने वाले एआई शिखर सम्मेलन में शामिल होने से इनकार कर दिया था। ये कदम तब उठाया गया जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 28 फरवरी को कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष अधिकारियों के बैठक में साइबर सुरक्षा और एआई सहित समग्र सुरक्षा को बेहतर करने की बात कही। ये घटना अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव को दिखलाता है, खासकर टेक्निकल और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में। अमेरिका पहले ही चीनी एआई टेक्नोलॉजी जैसे कि डीप सीक को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए इसकी जांच कर रहा है। इस स्थिति को समझने के लिए एक ऐतिहासिक उदाहरण शीत युद्ध के दौरान का सोवियत वैज्ञानिक यात्रा प्रतिबंध है। 1950 और 1960 के दशक में सोवियत संघ ने अपने वैज्ञानिकों और टेक्निकल नॉलेज रखने वाले लोगों को पश्चिमी देशों विशेष रूप से अमेरिका की यात्रा करने से रोकने के लिए सख्त नियम लागू किए थे। इसका कारण यह है कि सोवियत सरकार को डर था कि उनके वैज्ञानिक परमाणु हथियारों और अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी और अन्य सैन्य रहस्यों से जुड़ी जानकारी अमेरिका के साथ साझा कर सकते हैं या वहां से भाग सकते हैं। उदाहरण के लिए 1957 में स्पुतनिक 1 लॉन्च करने के बाद सोवियत संघ ने अपने अंतरिक्ष वैज्ञानिकों पर कड़ी निगरानी रखी ताकि उनकी तकनीक पश्चिम तक न पहुंचे। उस समय कई सोवियत वैज्ञानिकों को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने से रोका गया और अगर उन्हें यात्रा की अनुमति दी भी गई तो उन्हें केजीबी एजेंटों के निगरानी में रखा जाता था। ये स्थिति आज के चीन के कदम से मिलती जुलती है, जहां एआई टेक्नोलॉजी को राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा मानते हुए विशेषज्ञों की आवाजाही पर कंट्रोल रखा जा रहा है। जैसे सोवियत संघ ने अपनी अंतरिक्ष और सैन्य तकनीक को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा किया, वैसे ही चीन अब अपनी एआई प्रगति को अमेरिका से बचाने की कोशिश कर रहा है। कहा जा रहा है कि चीन की ये नीति उसकी उस सोच को दिखलाता है जिसमें अत्याधुनिक तकनीक को राष्ट्रीय सुरक्षा के चश्मे से देखा जा रहा है। यह अमेरिका के साथ बढ़ती प्रतिद्वंदिता का भी हिस्सा है, जहां दोनों देश एक दूसरे की तकनीकी प्रगति को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से सोवियत संघ ने भी शीत युद्ध के दौरान अपने वैज्ञानिकों को इसी तरीके से कंट्रोल किया था ताकि अमेरिका तक उनकी तकनीक न पहुंच जाए। आज चीन का ये कदम उसी तरह के रणनीति को अपनाने का संकेत देता है, खासकर जब अमेरिका ने चीनी एआई एप्स जैसे डीप सीक पर सुरक्षा चिंताएं जताई है, चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की बात की है। यह घटना न केवल तकनीकी क्षेत्र में बल्कि वैश्विक राजनीति में भी बदलाव के संकेत देती है। जैसे शीत युद्ध में वैज्ञानिकों की गतिविधियों पर प्रतिबंध ने सोवियत अमेरिकी तनाव को बढ़ाया था, वैसे ही आज चीन और अमेरिका के बीच यह नया तकनीकी युद्ध दोनों देशों के संबंधों को और तनावपूर्ण कर सकता है। जहां चाइना के साथ पहले से ही पंगे चल रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आने वाले सामानों पर 4 मार्च से शुरू होने वाले में अतिरिक्त 10% की टैरिफ घोषणा की है। यह धमकी पहले से लागू 10% टैरिफ के अतिरिक्त है जो इस महीने की शुरुआत में शुरू हुई। ट्रंप ने इस कदम को अवैध फेंटेनाइल की तस्करी रोकने के लिए जरूरी बताया, जिसे वे अमेरिका में मादक पदार्थों की समस्या का कारण मानते हैं। इसके जवाब में 28 फरवरी को चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कड़ा रुख अपनाया और कहा कि वे इस धमकी का दृढ़ता से विरोध करते हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता के बयान में कहा गया कि अगर अमेरिका अपनी मनमानी करता रहा तो चीन अपने वैध अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए
सभी जरूरी कदम उठाएगा। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने भी टैरिफ को दबाव, जबरदस्ती और धमकी करार दिया और चेतावनी दी कि ये कदम उल्टा पड़ सकता है। लेख में विशेषज्ञों के हवाले से बताया गया कि चीन संभवतः अमेरिकी आयात पर टैरिफ बढ़ाकर अमेरिकी कंपनियों को अनरिलायबल एंटिटी लिस्ट में डालकर महत्वपूर्ण खनिजों पर निर्यात नियंत्रण सख्त करके जवाब दे सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि चीन का जवाब संयमित रहेगा, क्योंकि राष्ट्रपति शी जिनपिंग आर्थिक मंदी के बीच ट्रंप के साथ बातचीत शुरू करने का मौका तलाश रहे हैं। इससे पहले फरवरी की शुरुआत में पहले टैरिफ के जवाब में चीन ने अमेरिकी ऊर्जा आयात पर शुल्क बढ़ाया और 2 अमेरिकी कंपनियों को प्रतिबंधित किया था। लेख में यह भी देखने को मिल रहा है कि अमेरिका चीन का सबसे बड़ा एकल देश व्यापारिक भागीदार है और चीन की अर्थव्यवस्था में निर्यात एकमात्र सकारात्मक क्षेत्र है। इसलिए चीन इस टैरिफ युद्ध को बढ़ाने से बचना चाहता है, लेकिन वह ट्रंप समर्थकों के लिए महत्वपूर्ण उद्योगों को निशाना बना सकता है। इस स्थिति को समझने के लिए एक ऐतिहासिक उदाहरण है 1930 का स्मूथ हॉले टैरिफ एक्ट, जिसकी वजह से अमेरिका को भी परेशानी हुई थी और इस टैरिफ युद्ध ने वैश्विक व्यापार को 65% तक कम कर दिया था। ट्रंप का ये कदम अमेरिका और चीन के बीच पहले से चले आ रहे व्यापार युद्ध को और तीव्र कर सकता है। स्मूथ हॉले टैरिफ ने दिखाया कि संरक्षणवादी नीतियां अक्सर जवाबी कार्रवाइयों को जन्म देती हैं, जिससे सभी पक्षों को नुकसान होता है। आज चीन के पास महत्वपूर्ण खनिजों जैसे दुर्लभ पृथ्वी तत्वों पर नियंत्रण है, जो अमेरिकी तकनीकी उद्योग के लिए जरूरी है। अगर चीन इनका निर्यात रोकता है तो ये अमेरिका के लिए सबसे तेज तीर साबित होगा, जैसा कहा जा रहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने आखिरकार एक खास रडार बनाया है, शिशिर रडार, जिसे बेंगलोर स्थित स्टार्टअप शिशिर रडार द्वारा विकसित किया गया है। एक क्रांतिकारी ड्रोन आधारित सिंथेटिक अपर्चर रडार। यह रडार दुनिया में सबसे ऊंचाई पर संचालित होने वाला पहला सार होने का दावा करता है। यह तकनीक खराब मौसम की स्थिति जैसे बारिश, कोहरा, धूल भरी आंधी, बादल और रात के अंधेरे में भी इलाके का मानचित्रण कर सकता है। शिशिर रडार को एरो इंडिया 2025 में प्रदर्शित किया गया था, जो 10 से 14 फरवरी तक मंगलोर के यलहंका वायुसेना स्टेशन में आयोजित हुआ था। यह रडार ड्रोन पर स्थापित होने के कारण हल्का और लचीला है और इसका उपयोग सैन्य निगरानी, आपदा प्रबंधन, नागरिक बुनियादी ढांचे के मानचित्रण में किया जा सकता है। लेख में बताया गया कि शिशिर रडार की खासियत यह है कि यह पारंपरिक रडारों की तुलना में अधिक ऊंचाई से संचालित हो सकता है और उच्च रिजोल्यूशन वाली तस्वीरें प्रदान करता है। इसका डिजाइन भारतीय सेना और अन्य रक्षा बलों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, खासकर ऊंची पहाड़ी वाले इलाकों जैसे कि हिमालय, जहां पारंपरिक निगरानी शुरू मुश्किल होता है। ये तकनीक मेक इन इंडिया पहल के तहत स्वदेशी नवाचार का एक उदाहरण है। इस संदर्भ में एक ऐतिहासिक उदाहरण भारत के पहले रडार सिस्टम का है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1940 के दशक में ब्रिटिश शासन के तहत स्थापित किया गया। उस समय भारत में जापानी हमलों के खतरों को देखते हुए ब्रिटिश वायुसेना ने कोलकाता और अन्य तटीय क्षेत्रों में प्रारंभिक रडार स्टेशन स्थापित किए थे। ये रडार प्रणालियां, जिसे चेन होम तकनीक से प्रेरित सिस्टम हवाई हमलों की चेतावनी देने के लिए इस्तेमाल की गई थी। उदाहरण के लिए 1942 में जब जापानी विमानों ने बंगाल की खाड़ी के पास हमले की योजना बनाई, तो इन रडारों ने दुश्मन के विमानों का पता लगाकर ब्रिटिश और भारतीय बलों को सतर्क कर दिया था। हालांकि उस समय ये बहुत एडवांस नहीं थे, उनकी सीमा सीमित थी, लेकिन अब भारत में रडार तकनीक की नींव रखी है। शिशिर रडार की तरह ये शुरुआती सिस्टम भी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में निगरानी के लिए बनाए गए थे, लेकिन आज का शिशिर रडार उस ऐतिहासिक तकनीक से कहीं आगे है, जहां 1940 के रडार स्थिर और जमीन आधारित थे। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।